कल हम लोग लास्ट में देख रहे थे ऑक्सीन का थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी ऐसे स्टार्ट कर दिया था बीच में, बट बेसिकली अभी हमें क्या देखना है, डिस्कवरी डिस्कवरी ऑफ फाइटो हार्मोन। ठीक है, फाइटो हार्मोन को और क्या क्या कहते हैं बेटा? व्हाट आर द डिफरेंट नेम, या यू कैन कॉल द फाइटो हार्मोन? रिप्लाई फास्ट। रिकॉर्डिंग ऑन कर दिया बेटा। बता, फाइटो हार्मोन को और डिफरेंट किस नेम से हम बुला सकते हैं? ऑक्सिन इज अ टाइप ऑफ फाइटो हार्मोन। फाइटो हार्मोन को क्या क्या कह सकते हैं? प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, पीजीआर। यस करेक्ट। स्टिमुलेटर, ये भी करेक्ट है। ठीक है, तो अभी हम उसे डिस्कवरी वाले पॉइंट में जो आप एनसीईआरटी का था उसको ही कवर करेंगे, पहले कंप्लीट कर लेंगे। जैसे यहाँ पे हमने देखा था एफडब्ल्यू वेंट तक की बात हुई थी, कोलियोप्टाइल, सीडलिंग, इन सब चीजों का उसमें दे रखा था। साइंटिस्ट का नेम मार्क करके रखोगे भी। ठीक है, नेक्स्ट है उसी में तुम्हें नेक्स्ट दे रखा है बकाने डिजीज का, जिब्रेलिन का डिस्कवरी का। ठीक है, बकाने डिजीज एक तरीके की राइस की डिजीज है, जिसके डिटेल में जब हम जिब्रेलिन पढ़ेंगे तब हम वहां पे बात करेंगे, अभी आज नहीं बता रहे। ठीक है, जस्ट आप ये समझ लो इसको कि एक जैसे दिखे ना कि हाँ बहुत हेल्दी हेल्दी प्लांट दिख रहा है, ठीक, लीफ है, प्लांट है, तो और एक छोटा है, ठीक, और इसमें क्रॉप सही से लगी ही नहीं, क्रॉप इसमें नहीं लगी, तो इसने क्या किया, बुद्धू बना दिया। ठीक है, फुल सीडलिंग। तो ऐसी डिजीज हुई थी जिसमें देखा गया कि प्लांट की वेजिटेटिव ग्रोथ तो काफी ज्यादा है लेकिन उससे प्रोडक्ट हमें नहीं मिल रहा है। क्लियर बेटा? तो उसको फुलिश सीडलिंग बोलते हैं, बकाने डिजीज। तो बकाने डिजीज ऑफ राइस सीडलिंग वाज कॉज्ड बाय अ फंगल पैथोजन जिब्रेला फ्यूजिकोरे, एंड इट डिस्कवर्ड बाय द ई क्यूरोसोवा। ठीक है, डिवाइड कर लेना यहाँ पे। ये आपका इन्फेक्शियस एजेंट जो है, फंगस है, एक फंगस से कॉज होता है, और यहीं से उसको टर्म दिया गया था जिब्रेलिन। मैंने बोला था ना बाई चांस डिस्कवरी है, कैसे हुआ था, क्या हुआ था, वो उस टाइम बात करेंगे। ठीक, ई क्यूरोसोवा रिपोर्टेड 1926, ईयर याद रखना है, एनसीईआरटी का ईयर है, एनसीईआरटी के साइंटिस्ट हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। Reported the appearance of symptoms of the disease in rice seedling when they were treated with sterile filtrates of the fungus. The active substance what were later identified as gibberellic acid. अभी बस इतना समझो कि कुरोसावा एक स्टडी कर रहे थे, वो डिजीज पे स्टडी कर रहे थे राइस की, एंड वहां पे उन्होंने एक फंगस का स्टेराइल स्ट्रेन यूज किया जिसमें फंगस थे, और उससे उन्होंने डिस्कवरी किया कि ये कुछ है जो इसमें इसकी ग्रोथ को बहुत तेजी से बढ़ा दे रहा है, ग्रोथ बहुत ज्यादा हो गई है, बट उसपे फ्रूट्स नहीं लग रहा है। मतलब राइस का फ्रूट क्या हुआ, सीड हुआ उसका। ठीक है, तो राइस का सीड जो हम ग्रेन ले रहे हैं वही उसका एडिबल पार्ट है, वो उसमें नहीं लग रहा है, तो दैट इज लुक्स लाइक पूरी की पूरी खेत आपको ऐसे लगेगी कि हाँ बहुत हरी भरी और अच्छे क्रॉप वाली खेत है, लेकिन उसमें राइस के ग्रेन नहीं अच्छे से अप्रोप्रिएट लगेंगे। ठीक है, और वहीं पे उसकी स्टडी से जो केमिकल आइसोलेट किया गया था उसको बोला गया था जिब्रेलिक एसिड। अभी यहाँ पे बस इतना ध्यान रखो, जो एनसीईआरटी में आपके दिया हुआ है, साइंटिस्ट का नेम, डिजीज का नेम, देखो फर्स्ट इंफॉर्मेशन मार्क करके रखो। फर्स्ट इंफॉर्मेशन बकाने डिजीज, इसको क्या बोलते हैं, फुलिश सीडलिंग रिलेटेड टू राइस। टू इंफॉर्मेशन है यहाँ पे, बकाने, फुली सीडलिंग, एंड किसकी डिजीज है, थर्ड इंफॉर्मेशन राइस की, वॉज कॉज्ड बाय, कॉजिंग एजेंट इसका जिब्रेला फिजिकुरे। क्लियर? फोर्थ पॉइंट, साइंटिस्ट ई क्यूरोसोवा, year 1926, 6 MCQ. The appearance of symptom of the disease in rice seedling when they were treated with sterile filtrate of the fungus. Seventh point, and the active substance were later identified as gibberellic acid. 8 MCQs आपके इस पूरे पैराग्राफ से है, मार्क कर लिया सबने? मार्किंग हो गई बेटा? एनसीईआरटी ओपन रखना, एनसीईआरटी के पॉइंट्स हैं, मार्क हो गए। फोटो हार्मोन नहीं, फाइटो हार्मोन।
वेरी गुड। ठीक है, अब नेक्स्ट हम इसमें देखते हैं स्कूप का दिया हुआ। एफ स्कूप एंड हिज कोवर्कर। सारे साइंटिस्ट आएंगे डिटेल में, जब हम डिटेल में आपको बताएंगे। हिज कोवर्कर ऑब्जर्व दैट द फ्रॉम द इंटरनोडल सेगमेंट टू सेगमेंट्स ऑफ टोबैको। पहली चीज, इंटरनोडल मतलब बिटवीन द टू नोड। इज इट क्लियर? दो नोड के बीच का गैप, इंटरनोडल सेगमेंट ऑफ टोबैको स्टेम। द कैलस, कैलस मैंने क्या बताया? अ मास ऑफ अनडिफरेंशिएटेड सेल, या इसको हम बोलते हैं एमॉर्फस ग्रुप ऑफ सेल। क्लियर? अ मास ऑफ अनडिफरेंशिएटेड, जो अभी डिवाइड कर रही है, डिफरेंशिएट नहीं हुई है, ऐसे सेल का स्ट्रक्चर उन्होंने किससे ऑब्टेन किया? टोबैको के स्टेम से। ये मैंने बता रखा है तुम लोग को। टिश्यू कल्चर में हम प्लांट का कोई पार्ट लेते हैं, उसको एक्स प्लांट बोलते हैं, एंड उसको इंड्यूस कराते हैं, उसमें डिवीजन इंड्यूस कराते हैं, क्योंकि वो तो परमानेंट सेल रहेगी बेटा। डिवीजन इंड्यूस कराएंगे, उसके बाद वो डिवाइड करने लगेगा और ग्रो करके एक एमॉर्फस ग्रुप ऑफ सेल्स बना देगा, जो कि अनडिफरेंशिएटेड। अभी नहीं पता है कि इसमें रूट कहाँ बनेगी, शूट सिस्टम कैसे अराइज होगा, कुछ भी नहीं पता है। क्लियर? तो इसमें पहला क्वेश्चन, चलो पहले पूरा कंप्लीट कर लो। प्रोलिफरेटेड वन लीफ, मतलब कैलस का फॉर्मेशन। ठीक है, इफ इन एडिशन टू ऑक्सीन, ऑक्सीन तो हमें चाहिए सेल एलोंगेशन के लिए, सेल के डिवीजन के लिए, सेल के फॉर्मेशन के लिए, सेल की साइज बढ़ाने के लिए। द न्यूट्रिएंट, ऑक्सीन के अलावा द न्यूट्रिएंट मीडियम वाज सप्लीमेंटेड विद वन ऑफ द फॉलोइंग। इंपॉर्टेंट है ये, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, साइटोकाइनिन की डिस्कवरी जो हुई थी। ठीक है, एक्सट्रैक्ट ऑफ वेस्कुलर टिश्यू, वेस्कुलर टिश्यू का एक्सट्रैक्ट ले लें हम। मतलब हमने जो मीडियम यूज कर रखा है जिसमें ये कैलस ग्रो कर रहा है, जैसे जैसे सपोज ये कोई पेट्री प्लेट है, उसके अंदर ये कैलस ग्रो कर रहा है, तो इसके अंदर जो मीडियम है ना बेटा, ध्यान से सुनना एकदम अटेंटिव होके, इसमें ऑक्सीजन तो है ही, क्योंकि पहले डिस्कवरी हो रखी है उसकी, ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन के एडिशन में हम कुछ ऐसी चीजें डाल रहे हैं, एक्सट्रैक्ट डाल रहे हैं, उसमें वेस्कुलर टिश्यू का एक्सट्रैक्ट हो गया फर्स्ट। क्लियर? फर्स्ट ईस्ट एक्सट्रैक्ट, पता है हमें फंगल एक्सट्रैक्ट होगा। ईस्ट एक्सट्रैक्ट, कोकोनट मिल्क, कोकोनट मिल्क क्या है आपको पता है? वो एंडोस्पर्म है, दे आर वेरी रिच इन न्यूट्रिएंट्स। क्लियर? थर्ड, एंड डीएनए। तो कुल मिला के हमें पता चल रहा है कि कुछ ऐसी चीजें इसमें डाली गई हैं जिसमें आपके प्रोटोप्लाज्म वाला पार्ट जा रहा होगा। क्लियर? प्रोटोप्लाज्म वाले पार्ट जा रहे होंगे। वेस्कुलर टिश्यू में सब डेड नहीं होता है, पता है हमें। पैरेन्काइमा, जाइलम, पैरेन्काइमा, फ्लोएम पैरेन्काइमा, कंपेनियन सेल, ट्यूब सेल, ये सब क्या है? लिविंग है। ठीक है बेटा। एमॉर्फस टू ऑल नहीं लिखा है बेटा, एमॉर्फस ग्रुप ऑफ सेल, ये कल भी बताया था। ग्रुप ऑफ सेल, एक ऐसा ग्रुप ऑफ सेल जो अनडिफरेंशिएटेड हो। यहाँ पे लिखा है ना, अ मास ऑफ अनडिफरेंशिएटेड सेल, उसको बोलते हैं एमॉर्फस। केमिकल में, केमिस्ट्री में यूज होने वाला टर्म है। ठीक, तो उसमें ऑक्सीजन के एडिशन में एक्सट्रैक्ट डाला गया वेस्कुलर टिश्यू का, ईस्ट का एक्सट्रैक्ट, कोकोनट मिल्क, डीएनए, कोई भी एक एक्सट्रैक्ट डाला जो कि हम ओवरऑल देख रहे हैं दे आर रिलेटेड टू सम न्यूट्रिएंट, तभी हम उसको ऐड कर रहे हैं। और उसमें एक्टिविटी हमें मिली कि वो प्रोलिफरेट हो रहा है। ये कैलस का फॉर्मेशन हुआ ही जब जब इसमें हमने ऑक्सीजन प्लस अबव एग्जांपल्स में से कोई भी एक चीज हमने ऐड किया, तो ये कैलस का फॉर्मेशन बढ़ गया। ठीक है, प्रोलिफरेट हो गया। क्लियर? तो स्कूग एंड मिलर का बेसिकली ये एक्सपेरिमेंट कहते हैं। तो मिलर एट ऑल, फिर नेक्स्ट एक साइंटिस्ट दिया है आपको, मिलर। ये जो आपको डिटेल देखना है किसका, साइटोकाइनिन का, दैट इज स्कूग एंड मिलर, दोनों के अलग अलग है। क्लियर? तो मिलर एट ऑल लेटर आइडेंटिफाइड एंड क्रिस्टलाइज द साइटोकाइनेसिस promoting active substance that they termed kinetin। काइनेटिन, साइटोकाइनेसिस। ठीक है, सेल के डिवीजन में साइटोकाइनेसिस को प्रमोट करने वाला जो सब्सटेंस होगा वो वहां पे प्रेजेंट होगा, तो आपका कैलस का फॉर्मेशन प्रोलिफरेट हो जाएगा। अब इसकी भी डिटेल्स साइटोकाइनिन के टाइम देखेंगे। काइनेटिन के साथ साथ यहीं पे लिख लेना दैट लेटर इट इज नोन एज साइटोकाइनिन।
जो डिवीजन को फास्ट कर दे। नेम इंडिकेट कर रहा है साइटोकाइनेसिस करवाने वाला फाइटो हार्मोन दैट टर्म एज काइनेटिन और यू कैन से इट्स साइटोकाइनिन। किसी को कोई कंफ्यूजन? फिर देखेंगे साइटोकाइनिन का डिटेल। तो हमें यहाँ एमसीक्यू क्या क्या मिल रहा है, देखो फर्स्ट स्कूप का नेम, his co-worker observed that from the internodal segment of tobacco, तो टोबैको पूछा तो इजी क्वेश्चन, टोबैको के स्टेम के किस सेगमेंट से उन्होंने कैलस को डेवलप किया था, इंटरनोडल सेगमेंट ऑफ टोबैको स्टेम। थर्ड टोबैको का नेम, ठीक है। कैलस का फॉर्मेशन, व्हाट इज कैलस, दिस इज अगेन एमसीक्यू। प्रोलिफरेशन किस कंडीशन में हुआ, जब ऑक्सिन भी है, ऑक्सिन है वहां पे डिवीजन के लिए, आपको ग्रोथ के लिए ऑक्सीजन चाहिए, बट एडिशनल न्यूट्रिएंट मीडियम है, उसमें आपका क्या क्या है, 6 वेस्कुलर टिश्यूज हैं, 7 ईस्ट एक्सट्रैक्ट है, एक्सट्रैक्ट मतलब उससे निकाला गया, कोकोनट मिल्क है या डीएनए, ये सब हमें इंडिकेट करते हैं कि दे आर लिविंग सेल्स, एंड वहां से आप उनके सेल के प्रोटोप्लास्ट से कुछ ऐसा कंपोनेंट ले जा रहे हो जो वहां पे उस ग्रोथ को प्रमोट कर रहा है। लेटर आइडेंटिफाई, फिर आपको 5 6 7, एक मिनट रुको हम दोबारा लिख, फिर से मार्क करना, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, व्हाट इज कैलस, 5 6, ऑक्सीजन है वहां पे तो ऑक्सीजन प्लस न्यूट्रिएंट मीडियम, ठीक, एंड न्यूट्रिएंट मीडियम के एग्जांपल 7 8 9, एंड देन मिलर एट ऑल लेटर आइडेंटिफाई एंड क्रिस्टलाइज, उसको क्रिस्टल फॉर्म में निकाला गया, ठीक है, केमिकल को क्रिस्टल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया गया, क्रिस्टलाइज। तो यहां से यहां तक पूरा आपका एक क्वेश्चन, ठीक है। 11 मार्क हो गया। एंड काइनेटिन के लिए आप एक और वर्ड लिखो, साइटोकाइनिन, इज इट मार्क? कोई कंफ्यूजन बेटा? ठीक है, अभी तो हम एकदम इंट्रो बताए, साइटोकाइनिन कैसे वर्क करता है, कैसे आइसोलेट हुआ था, पूरा हमें देखना है। आज ऑक्सीजन देखना है, इसलिए फास्ट हम यहाँ पे टाइम दे रहे हैं। क्लियर है बच्चा? ये एनसीईआरटी का था, आपने मार्क कर लिया, ठीक। ड्यूरिंग मिड 1960s, अब देखो ये 1955 तक साइटोकाइनिन की डिस्कवरी हो गई, 1960s में बात हो रही है यहाँ पे। अब देखो एफसीसी एसिड आएगा। Three independent researchers reported the purification and chemical characterization of three different kind of inhibitors. Three independent मतलब अलग अलग स्टडी करने वाले, थ्री डिफरेंट काइंड ऑफ, तीनों अलग स्टडी कर रहे थे, तो अलग अलग तरीके के इनहिबिटर्स को डिस्कवर किया उन्होंने, कब, ड्यूरिंग मिड 1960s, ठीक है। काइंड ऑफ इनहिबिटर्स, इनहिबिटर बी के बारे में चलो बात करेंगे। इनहिबिटर बी, एब्सिसन 2 एंड डॉर्मी, ठीक है, दे आर द इनहिबिटर, मतलब ये ग्रोथ को इनहिबिट कर रहे हैं। तो सिंपल से मीनिंग है ये मेटाबॉलिक एक्टिविटी को स्लो डाउन कर रहे होंगे, मेटाबॉलिकली लेस एक्टिव। इज इट क्लियर बच्चा? इतना समझ में आया? अब हम देखो, तीन कैटेगरी थी, दो कैटेगरी थी, तीन हार्मोन हमारे फर्स्ट कैटेगरी में थे, प्रोमोटरी में, दो हार्मोन हमारे सेकंड कैटेगरी में है, इनहिबिटरी में। तो हम फर्स्ट कैटेगरी का हो गया जिब्रेलिन का, हमने बैकेंडर डिजीज से देखा, ऑक्सिन का देखा, एंड साइटोकाइनिन्स का देखा। जो वेंट ने डिस्कवरी की थी दैट इज फॉर ऑक्सिन, ठीक है, स्कूग ने की थी, मिलर एंड स्कूग ने फॉर द तुम्हारा साइटोकाइनिन, एंड बकाने डिजीज की डिस्कवरी कुरोसावा ने की थी, दैट इज अबाउट द जिब्रेलिन। तो तीन हमारे प्रोमोटिंग हार्मोन हो गए। नाउ अबाउट द इनहिबिटरी हार्मोन। तो एब्सिसिक एसिड के लिए तीन डिफरेंट साइंटिस्ट एक ही टाइम में, लगभग अप्रोक्सीमेटली सेम टाइम में, उन्होंने उनको डिस्कवरी हो गई इनहिबिटरी इफेक्ट शो करने के लिए प्लांट में, ग्रोथ इनहिबिटरी इफेक्ट रिपोर्टेड हुआ। क्लियर? दैट इज कैटेगराइज्ड, थ्री डिफरेंट केमिकल्स उन्होंने दिया, इनहिबिटर बी, एब्सिसन 2 एंड डॉर्मिन। इनहिबिटर बी से समझ में आ रहा है इनहिबिटरी इफेक्ट कर रहा होगा, एब्सिशन मतलब लीफ का गिरना, फ्रूट का गिरना, एब्सिशन होना, क्लियर, प्लांट से अलग होना, एंड डॉर्मिन
डॉर्मिन मतलब डॉर्मेंसी में चले जाना, मेटाबॉलिकली लेस एक्टिव हो जाना, डॉर्मेंसी में चले जाना है। जैसे सीड के एग्जांपल में हम देखें, कई बार बता चुके हैं तुम लोगों को। क्लियर? लेटर ऑल द थ्री वर प्रूव्ड टू बी केमिकली आइडेंटिकल। कुछ अलग नहीं थे वो, अलग अलग सोर्स से उन्होंने स्टडी की गई थी, लेकिन लेटर जब उनके केमिकल स्ट्रक्चर्स को देखे गए, केमिकल एक्टिविटीज को देखी गई, तो वो एक आइडेंटिकल निकले। इसलिए तीनों के स्टडी, ध्यान से सुनना, तीनों साइंटिस्ट की स्टडी को समराइज कर दिया गया। ठीक है? इट वॉज नेम्ड एब्सिसिक एसिड, ABA, abscisic acid. HS cousins confirm the release of a volatile substance. अब क्या बचा हमारे पास? एथाइलिन का बचा। तो 1910 में एच कजिन, जो आपको साइंटिस्ट दिया हुआ है वो आप नोट डाउन करो, एब्सिसिक एसिड के साइंटिस्ट एक्स्ट्रा नोट्स में आपको मिल जाएंगे। क्लियर? अभी जब हम बियॉन्ड द एनसीईआरटी एब्सिसिक एसिड पढ़ाएंगे तो वहां पे आएगा। कंफर्म द रिलीज ऑफ अ वोलाटाइल सब्सटेंस। वोलाटाइल मतलब जो मूवमेंट शो कर रहा हो, वोलाटाइल हो, गैसेस फॉर्म में हो। क्लियर? सब्सटेंस फ्रॉम राइपेंड ऑरेंज। अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, राइपेंड मतलब पका हुआ, ऑरेंज मतलब संतरा। क्लियर? दैट हैस्टेंड द राइपनिंग ऑफ स्टोर्ड अनराइपेंड बनाना। कहानी क्या थी कि वो मार्केट से ऑरेंज लेके आए और बनाना लेके आए। ठीक है? बनाना कच्चा था, ऑरेंज पका हुआ था। रख दिया उन्होंने एक ही साथ, एक बास्केट में, फ्रूट बास्केट में उन्होंने रख दिया, और उन्होंने देखा कि जो बनाना ऑरेंज की तरफ फेस कर रहे थे वो बनाना पक गए। ठीक है? सुबह हुआ या जैसे एक गैप के बाद उन्होंने देखा होगा, तो जो बनाना ऑरेंज के साइड में रखा हुआ था, ऑरेंज को फेस कर रहा था, वो बनाना पक गए। लेकिन जो दूसरे साइड में थे, जो उसको फेस नहीं कर रहे थे, इसलिए वहां तक गैस डिफ्यूज नहीं की होगी, वो फिर भी अनराइपेंड रह गए कंपैरेटिवली। क्लियर? एक बनाना का भी अपना रैपनिंग चलेगा, तो वो कुछ तो बदलेगा ही। रखते हैं ना हम लोग घर में लाके रखते हैं, खरीदते हैं आधे दर्जन, दर्जन या एक दर्जन, तो हम देखते हैं कि हमें आज खाना है, अगले कुछ दिन तक खाना, घर में खाने वाले कितने हैं, तो वो धीरे धीरे बनाना पकता रहता है अपने आप ही। तो वहां पे भी इथाइलिन रिलीज होती है, इथाइलिन वो वर्क कर रही है। क्लियर बेटा? तो इनका क्या था, इन्होंने अगेन ये देखो एक्सीडेंटल डिस्कवरी है, समझ में आ रहा है? ऑरेंज लिया पका हुआ, और उसके साथ में बनाना रख दिया कच्चा। बनाना कच्चे बनाने में जो ऑरेंज की तरफ था, या कम कच्चा मतलब एकदम वो वाला नहीं जिसकी सब्जी बनती, ठीक है बेटा? तो उसके अंदर रैपनिंग रिपोर्टिंग हुई, वो बनाना पक गया। ठीक? और वहां से वहां कोई केमिकल तो ट्रांसपोर्ट नहीं किया होगा, कोई केमिकल तो डिफ्यूज नहीं किया होगा, मतलब लाइक लिक्विड केमिकल या सॉलिड केमिकल। तो उनको लगा यहाँ से कुछ रिलीज हुआ है वोलेटाइल सब्सटेंस, जो बनाना में जाके डिफ्यूज हो गया है, एंड एज अ रिजल्टेंट बनाना की रैपनिंग हो गई। इज इट क्लियर? तो समझ में आया है? मैडम ही बोल रही है खाली। बच्चा पार्टी, समझ में आ रहा है? गुड। क्लियर? तो फिर लेटर दिस वोलेटाइल सब्सटेंस वाज आइडेंटिफाइड एज एथाइलिन। तो एथाइलिन की डिस्कवरी हो गई, बाई चांस डिस्कवरी हुई। और गैसेस पीजीआर, वन एंड ओनली पीजीआर, गैसेस पीजीआर इज एथाइलिन। Let us study some of the physiological effect of these five categories of PCRs in the next section. अब ये आपको बहुत देर के बाद हम नेक्स्ट सेक्शन पे जाएंगे। अब एकदम अटेंटिव होके हम थोड़ा बियॉन्ड द एनसीईआरटी चलते हैं और फटाफट समझते हैं चीजों। उस सेक्शन में भी पहला ऑक्सीजन ही लिया हुआ है। क्या बेटा? हेस्टन मतलब? हाँ, कहाँ लिखा था हेस्टन? hasten the oranges that hasten the ripening। ज्यादा मतलब एक हैपनिंग टाइप का, हैपन हैस्टन, ठीक है, वैसे ही रिलेटेड वर्ड है। ऑक्सिन, ऑक्सिन ग्रीक वर्ड, जीके मत समझ लेना इसको, ग्रीक वर्ड ऑक्सिन है जिसका मीनिंग है टू ग्रो। फर्स्ट हम ले रहे हैं ऑक्सिन को, फाइटो हार्मोन में फर्स्ट हमने लिया ऑक्सिन को। क्लियर है बेटा? कैसा है? प्रमोट ट्री, फाइटो हार्मोन। ऑक्सिन ग्रीक वर्ड टू ग्रो, सारे ग्रोथ और डेवलपमेंट ही हम पढ़ रहे हैं, और इसका ग्रीक मीनिंग ही है ग्रो। तो आपको जो सबसे सुपीरियर रखना है ना, एक हार्मोन जो ग्रोथ के लिए बहुत एसेंशियल है, जो सबसे पहले डिस्कवर्ड हुआ था, दैट इज ऑक्सिन। एकदम इसको ब्रेन के अंदर घुमा दो, बैठा दो।
ठीक है, इसके कुछ कंडीशंस है जो आपको ध्यान में रखने होंगे, हम बताएंगे, वो ध्यान में रखना है जहां मिस्टेक होती है। बाकी चीजों में ये हमेशा ग्रोथ करेगा, ग्रो को प्रमोट करेगा, इसका नेम ही कह रहा है टू ग्रो। आर वीकली एसिडिक ग्रोथ हार्मोन। अब एक चीज आप हर पॉइंट से, हर हार्मोन के बारे में टेबल बनाओगे कि ये क्या है, इनका कैरेक्टरिस्टिक्स कैसा है, तो इसका नेचर, केमिकल नेचर क्या है, वीकली एसिडिक। समझे, जैसे हम बोले कि ऑक्सीन, ऑक्सीन के आगे लिखोगे वीकली एसिड, एक एमसीक्यू हो गया आपका। इसका केमिकल बिहेवियर क्या है, वीकली एसिडिक इन नेचर। इज इट क्लियर? ग्रोथ हार्मोन हैविंग एन अनसेचुरेटेड रिंग स्ट्रक्चर। डायोक्सिन, यहाँ पे नाम नहीं लिखा है, नोट डाउन कर लेना अभी। डायोक्सिन, ठीक है, जिसके पास भी डायोक्सिन होगा वो ऑक्सीजन की तरह बिहेव कर सकता है। तो दिस इज अ वेरी लार्ज ग्रुप ऑफ फाइटो हार्मोन। बहुत ज्यादा आप लोग को हार्मोन नहीं पढ़ना है बेटा, जितना बताएंगे बस उतना फोकस करना है। इसमें भी बहुत वेराइटी है, बहुत ग्रुप है। देखो सिर्फ 5 हार्मोन अगर उसके अंदर ब्रॉडली वर्क कर रहे हैं तो ऑब्वियसली वो बहुत मल्टीपल टाइप से, मल्टीपल डायरेक्शन में वर्क कर रहे हैं। ठीक है, हमारे अंदर कितने एंजाइम्स हैं, कितने हार्मोन्स बन रहे हैं, तब जाके हम लोग की इतनी सी बॉडी, 5 फीट की बॉडी कंट्रोल हो रही है। वहां तो कितना बड़ा प्लांट है, कितनी सारी वैरायटी होगी, कितने डिफरेंट तरीके के प्रोसेस हो रहे हैं। तो डायोक्सिन रिंग जिनके अंदर होती है, डायोक्सिन मतलब एक रिंग स्ट्रक्चर, रिंग स्ट्रक्चर विथ मिनिमम 2, ठीक है, एटलीस्ट 2 होना चाहिए। एडिशनल कोई ग्रुप में ऑक्सीजन है तो उससे फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, विथ 2 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। ठीक है, 2 ऑक्सीजन रिंग के, रिंग स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होंगे। ठीक है, एक रिंग स्ट्रक्चर होगा और 2 ऑक्सीजन होगा। ये भी जरूरी नहीं है कि उस रिंग का पार्ट हो, वो साइड चेन का भी पार्ट हो सकता है। उसको बोलते हैं डायोक्सिन। एंड ऑक्सीजन इज अ डायोक्सिन कंटेनिंग केमिकल्स। इज इट क्लियर? नोट किया सबने? हैविंग एन अनसेचुरेटेड रिंग स्ट्रक्चर, अनसेचुरेटेड मीन्स क्या हो गया, डबल बॉन्ड होगी या नहीं होगी? डबल बॉन्ड होगी, यस बेटा। ठीक है, एंड कैपेबल ऑफ प्रमोटिंग सेल इलोंगेशन, ग्रोथ कर रहा है सेल इलोंगेट करके। अमंग द ग्रोथ रेगुलेटर ऑक्सिन वर द फर्स्ट टू बी डिस्कवर्ड। नोट्स बनाने हैं यहाँ से बेटा आपको। तो एक डिस्कवरी, जूलियस वॉन शैक, कहाँ पे पढ़ रखा है इन साइंटिस्ट को, बताओ। एनसीईआरटी में मेंशन्ड साइंटिस्ट हैं, कहाँ पढ़ा है हमने? हाइड्रोपोनिक, यस बेटा, करेक्ट, वेरी गुड। Julius von Sack was the first to indicate the presence of organ forming substance in plants. Organ forming मतलब leaf, stem, फ्लावर, इनके फॉर्मेशन के लिए कोई सब्सटेंस रिस्पॉन्सिबल है, उसको वो ऑब्जर्व किए। द एग्जिस्टेंस ऑफ फर्स्ट प्लांट ग्रोथ और हार्मोन केम फ्रॉम द वर्क ऑफ डार्विन एंड डार्विन। कौन कौन से डार्विन है बेटा ये? चार्ल्स डार्विन, एक तो चार्ल्स डार्विन है, दूसरे कौन से हैं बताओ? एनसीईआरटी में मेंशन है नेम। अब एनसीईआरटी में जहां दिया था देखना, वहां ईयर लिखा है या नहीं। फ्रांसिस, वेरी गुड, ठीक है, फ्रांसिस डार्विन, वहां पे ईयर मेंशन है या नहीं, अदरवाइज ईयर नोट डाउन कर लेना, वही एनसीईआरटी में ईयर मेंशन कर लेना। ठीक है, अब देखो ध्यान से देखो, इन्होंने डिफरेंट सेट ऑफ एक्सपेरिमेंट किए। सेट ऑफ एक्सपेरिमेंट आपको दिख रहे हैं यहाँ पे, डार्विन एंड डार्विन के किए हुए, एंड देन बॉयसन एंड जेनसन का किया हुआ। बॉयसन एंड जेनसन का नेम नहीं है मेंशन, उसको ध्यान में रखना, ठीक है, एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है। नाउ अब देखो पहला क्या है कि डार्विन एंड डार्विन ऑब्जर्व किए कि लाइट के डायरेक्शन में मूवमेंट हो रहा है, दैट इज द फोटोट्रोपिस्ट, मूवमेंट ऑफ प्लांट ऑब्जर्व किया इन प्रेजेंस ऑफ लाइट। क्लियर है? हाँ बेटा, हिज सन फ्रांसिस डार्विन। अभी ध्यान से सुनो, मूवमेंट ऑफ शूट सिस्टम ऑब्जर्व इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। क्लियर? तो पहला तो यही हो गया कि उन्होंने ऑब्जर्व किया इस चीज को। क्लियर? अब नेक्स्ट वो क्या कर रहे हैं, अब एक्सपेरिमेंट करना है कि किस किस कंडीशन में ये हो सकता है। तो नेक्स्ट कंडीशन उन्होंने क्या किया, टिप को रिमूव कर दिया, और ऑक्सीजन का फॉर्मेशन टिप पे होता है, शूट टिप और रूट टिप पे। क्लियर? अभी इनको तो पता नहीं है कि ये क्या है,
तो अब देखने के लिए वो देखेंगे ना कि अगर इस पोर्शन को कट कर दिया तो भी क्या ये टिल्ट हो रहा है। तो जब कट कर दिया तो टिल्ट नहीं दिखा, कोई भी बेंडिंग नहीं दिखा, टिप रिमूव कर दिया उन्होंने। जब तक टिप है तो एक कंट्रोल्ड वे में फोटोट्रॉपिस्ट दिख रही है, लाइट की डायरेक्शन में मूवमेंट ऑफ प्लांट दिख रहा है। क्लियर? ठीक है बेटा, समझ में आ रहा है? इसी को इनलार्ज करके दिखाया, इल्यूमिनेटेड साइट ऑफ कोलियोप्टाइल। ठीक है, कोलियोप्टाइल जो उसके लाइट को फेस कर रहा है। अभी ग्रोइंग टिप है बेटा, प्लूम्यूल का ग्रोइंग पार्ट है ये, तो उसको कोलियोप्टाइल टर्म देते हैं। शेडेड साइट ऑफ कोलियोप्टाइल, शेडेड जो कि कोलियोप्टाइल का शूट टिप का वो पोर्शन जो कि लाइट को फेस नहीं कर रहा है। सिंपल। क्लियर? तो टिप को कट किया तो कोई भी मूवमेंट नहीं देखने को मिला। टिप को कवर्ड कर दिया ओपैक कैप। ओपैक कैप मतलब जैसे पेन का कैप है ना, लाइट कांट पास थ्रू द कैप। लाइट पास नहीं कर सकती उससे, तो भी वो लगभग टिप ना होने की तरह बिहेव किया, क्योंकि कोई यहाँ पे लाइट का इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा है, इस पोर्शन में ऑक्सीजन है। ठीक है, ये अभी प्रूफ नहीं हो रहा है, वो प्रूफ करने की तरफ जा रहे हैं। तुम्हें पता है ऑक्सीजन, इसलिए लग रहा होगा कि हाँ तो ठीक है, नहीं मूव किया क्योंकि ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन तो फेस ही नहीं कर पाया, ऑक्सीजन तक लाइट नहीं पहुंचा, और वो मूवमेंट ऑफ ऑक्सीजन नहीं हुआ, एंड डिग्रेडेशन ऑफ ऑक्सीजन नहीं हुआ, इसलिए वो ग्रोथ नहीं शो किया। लेकिन उनको नहीं पता था ना तब, तो उन्होंने फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में क्या किया, कट कर दिया, टिप को रिमूव कर दिया। सेकंड एक्सपेरिमेंट में टिप को कवर कर दिया एक ओपैक कैप से, जिससे लाइट पास ऑन नहीं हो सके। फिर थर्ड एक्सपेरिमेंट में उन्होंने क्या किया, एक कैप ऐसा लिया जिससे लाइट पास हो सके, लाइट कैन पास। अब लाइट पास हो रही है तो फिर से मूवमेंट आ गया। ठीक है, यहाँ मूवमेंट दिखा, यहाँ मूवमेंट नहीं दिखा। नाउ नेक्स्ट, अब ये मूवमेंट ध्यान से सुनना। ठीक है, ये मूवमेंट इलेक्ट्रिकल है या केमिकल है? यहाँ पे इलेक्ट्रिकल चार्ज, जहां जहां इलेक्ट्रॉन मूव करता है वहां वहां इलेक्ट्रिक इम्पल्स एक जनरेट होती है, उसकी वजह से क्या मूवमेंट है ये भी देखना था उनको। ठीक है, और या तो केमिकल है ये देखना है। ठीक है, तो अभी पहला देख लेते हैं कि अभी फोर्थ एक्सपेरिमेंट में उन्होंने क्या किया, टिप को ओपन छोड़ दिया और एक ओपेक शील्ड से कवर्ड किया बेस वाले पोर्शन को, कि कहीं ये बेंड जहां से हो रहा है वहां पे तो कोई मैकेनिज्म नहीं चल रही है। तो अगर यहाँ पे मैकेनिज्म चल रही है लाइट के इफेक्ट से, तो ये कवर होने से ये बेंड नहीं होगा, ये इरेक्ट दिखना चाहिए। तो ऐसा नहीं दिखा, इट मीन्स कि फिर से इंडिकेट क्या होगा कि नहीं, कुछ तो ऐसा है जो टिप की वजह से हो रहा है। क्लियर? अब यहाँ तक फोर्थ एक्सपेरिमेंट तक डार्विन ने ये पा लिया कि इनकी केवल इतना कंक्लूजन था कि देयर इज समथिंग, समथिंग, व्हाट इज द थिंग दे डोंट नो। क्लियर? देयर इज समथिंग विच प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल फॉर द मूवमेंट ऑफ शूट इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, यूनिलैटरल लाइट के डायरेक्शन में मूवमेंट में शूट की टिप पे कुछ ऐसा है जो कि मूवमेंट में हेल्प कर रहा है। इज इट क्लियर? यहां तक समझ में आया सबको? फर्स्ट कंडीशन, शूट टिप को रिमूव कर दिया। सेकंड, शूट टिप को ओपेक कवर से ओपेक कैप से कवर कर दिया जिससे लाइट पास नहीं हो रही थी, तो मूवमेंट नहीं दिखेगा। थर्ड, ट्रांसपेरेंट कवर से कवर किया जिससे लाइट पास हो रही थी, फिर से बेंडिंग दिखी। फोर्थ, उन्होंने बेस वाले पोर्शन को कवर किया ओपेक शील्ड से कि क्या पता बेस में कुछ ऐसा है, तो भी मूवमेंट दिखा। तो इन्होंने सिर्फ डार्विन ने कंक्लूड क्या किया कि देयर इज समथिंग इन द शूट टिप विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मूवमेंट इन डायरेक्शन ऑफ लाइट। इज इट क्लियर बेटा? समझ में आया? अब वो शूट टिप पे क्या है ये देखना। देखो फिर यहाँ से गैप है आपको, 1913 तक बॉयसन जेनसन ने देखा। बॉयसन जेनसन ने देखा इसको कि इज इट एन इलेक्ट्रिकल कंपाउंड, और मतलब इट इज एन इलेक्ट्रिकल मैकेनिज्म और इट इज अ केमिकल मैकेनिज्म। क्लियर? तो जब उन्होंने जिलेटिन का ब्लॉक लिया, जिलेटिन के ब्लॉक से करंट ट्रांसफर नहीं कर सकता। ठीक है, डजेंट अलाउ ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रिक इम्पल्स। इज इट क्लियर बेटा?
तो इलेक्ट्रिक इम्पल्स इलेक्ट्रिक ट्रांसफर नहीं हो सकता, लेकिन इट मीन्स कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक कुछ नहीं था, बेंडिंग दिखी, इट मीन्स कि यहाँ सर्टेन थिंग इज दैट विच इज नॉट इलेक्ट्रिकल। ठीक है, चार्ज ऐसा नहीं है कि जो चार्ज यहाँ से चार्ज होता तो ये जिलेटिन का ब्लॉक उसको इंसुलेटेड की तरह वर्क करता और ये उसको ट्रांसफर नहीं होने देता। इज इट क्लियर? फिर भी बेंडिंग दिखी, मतलब इलेक्ट्रिकल इम्पल्स तो नहीं था जो इधर से इधर ट्रांसफर नहीं हो पाता, क्योंकि यहाँ पे कुछ ऐसा है जो अभी भी ट्रांसफर हुआ, वर्क हुआ है यहाँ। क्लियर, बेंडिंग हुई है। नाउ इन्होंने सेकंड स्टेटमेंट में, ये बॉयसन जेंसन का फर्स्ट एक्सपेरिमेंट, ये सेकंड एक्सपेरिमेंट, इसमें फिर इन्होंने माइका लिया। माइका जो आप लकड़ी का माइका देखते हो, दैट इज द माइका। माइका लगाने से कोई केमिकल कोई केमिकल है जो कि ट्रांसपोर्ट हो रहा था वो वहां पे रुक जाएगा। ठीक है, केमिकल ट्रांसपोर्टेशन रुक गया क्योंकि एक आपने माइका लगा दिया, और जब केमिकल ट्रांसपोर्टेशन रुका तो ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन नहीं डेवलप हो पाया, ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन नहीं डेवलप हुआ, तो बेंडिंग रिपोर्टेड नहीं हुई। दिस इज द एक्सपेरिमेंट डन बाय द डार्विन एंड बॉयसन एंड जेंसन। इज इट क्लियर बेटा? सबको क्लियर है? तो अभी तक डिस्कवरी नहीं हुई है, डिस्कवरी तक चलते हैं हम लोग। ठीक है, अभी क्या मिल रहा है कि हाँ, यहाँ तक ये हुआ कि शूट टिप में कुछ है जो कि इस मूवमेंट में इन्वॉल्व है, फोटोट्रॉपिज्म में इन्वॉल्व है, दैट सब्सटेंस प्रेजेंट इन शूट टिप। इन दोनों में क्या मिला कि दैट इज नॉट एन इलेक्ट्रिकल इम्पल्स, दैट इज अ केमिकल सब्सटेंस। इज इट क्लियर? Darwin described the effect of light and gravity in his book Power of Movement in Plants. Important, very very important. आया हुआ क्वेश्चन है बेटा, नेम नोट डाउन कर लेना। ठीक है, Darwin and his son found that the bending movement of coleoptile of canary grass. This is again question. ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन, बुक का नेम याद रखना है, किस पे किया था, इसका साइंटिफिक नेम फैलेसिस कैनेरेंसिस। ठीक है, फैलेसिस कैनेरेंसिस इज द साइंटिफिक नेम ऑफ कैनरी ग्रास। अभी नोट डाउन कर लेना, वही डिस्कवरी वाले पोर्शन में अपर साइड में। ठीक है, एनसीईआरटी में, बाकी नोट्स भी बना लेना इस पोर्शन का। वॉज ड्यू टू एक्सपोजर ऑफ टिप टू यूनिलैटरल लाइट। दिस इज अगेन एमसीक्यू, यूनिलैटरल। ठीक है, मल्टी बाइलैटरल या मल्टी डायरेक्शनल लाइट में ये एक्सपेरिमेंट नहीं देखा जा सकता है बेटा, क्लियरली। दैट्स व्हाई दैट इज मैंडेटरी कि जो लाइट होनी चाहिए वो यूनिलैटरल हो। बॉयसन एंड जेंसन found that the tip produces a chemical which was later named oxime. किसने दिया होगा? आगे वेंट तक डिस्कवरी जाएगी तब। देन पॉल की डिस्कवरी आई 1919 में। इन्होंने अगेन टिप को रिमूव कर दिया और टिप को रिप्लेस किया है थोड़ा सा साइड से। अब हम थोड़ा फास्ट बता रहे हैं, ठीक है बेटा। जब यहाँ पे टिप को लगाया इन्होंने तो इस पोर्शन का तो ऑक्सीजन डिफ्यूज नहीं होगा, इस पोर्शन का ऑक्सीजन इधर डिफ्यूज होगा। ठीक है, नीचे नहीं गिरेगा, इधर डिफ्यूज होगा और यहाँ पे गिरेगा। तो अगेन आपको दिख रहा है कि यहाँ पे ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन बढ़ेगा और ग्रोथ आएगी एंड बेंडिंग को शो करेगा। क्लियर? विदाउट अ यूनिलैटरल लाइट एंड दिस इज द क्वेश्चन अगेन। पॉल का एक्सपेरिमेंट जो था, उन्होंने शूट टिप को कट करके उसकी पोजीशन को चेंज किया था एंड विदाउट, मतलब लाइट के अब्सेंस में ये एक्सपेरिमेंट देखा गया। अब तुम्हें आ रहा होगा कि मैम ये कैसे वर्क कर रहा है, अभी तक तो आप लाइट के प्रेजेंस में बता रहे थे, ये कैसे वर्क कर रहा है? ये ऑक्सीजन कंसंट्रेशन पे वर्क कर रहा है। मैंने बताया कि अगर ऐसे प्लांट है तो वो एक 50% इधर वर्क कर रहा है, 50% इधर वर्क कर रहा है। क्लियर? वो बेंड नहीं होगा। लेकिन अगर आपने इसको कट करके इस पोर्शन में रख दिया तो यहाँ का ऑक्सीजन भी यहाँ पे वर्क कर रहा है, तो अभी कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन लाइट की वजह से मूव करने की जरूरत नहीं है, वो इस स्ट्रक्चर की वजह से मूव हुआ। और ऑक्सीजन सेल टू सेल डिफ्यूज करता है, सेल टू सेल डिफ्यूज करता है, न कि जाइलम फ्लोएम से ट्रांसपोर्ट होता है। अभी देखते हैं इसको भी आगे। तो आपको ये एक्सपेरिमेंट समझ में आया? ग्रोथ कर्वेचर डेवलप्स विदाउट अ यूनिलैटरल लाइट स्टिमुलस। समझ में आया ना? नाउ नेक्स्ट क्या किया इन्होंने? ऑक्सीजन इन टिप ऑफ सीडिंग सीडलिंग